आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम सेल स्थिरांक वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। सुपर 50 सीरीज में ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इन पर आप जरूर फोकस करिए। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है, सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हो, और इसी की सहायता से हमको विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला भी निकालना है और सेल स्थिरांक के सूत्र का निर्धारण। यानी कि इस क्वेश्चन को तीन चीजें पूछ रहा है। कौन कौन सी? एक तो सेल स्थिरांक क्या होता है ये बताना है, दूसरा यानी विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, और तीसरा सेल स्थिरांक का निर्धारण। तीन चीजें पूछ रहा है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल स्थिरांक। तो हेडिंग लगा लीजिए सेल स्थिरांक। समझते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। आप पूरा फोकस करिए बेटा, ध्यान से, आपको समझ में जरूर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक सेल के लिए छोटा सा डायग्राम बनाया है। एक्चुअल में जैसे ये जो कैप है इसका मार्कर का, तो इसमें देखो बेटा, ध्यान से आप देखें इनको, थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे इस तरह का, यानी कि छोटा सा सेल है जिसमें ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मैं छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा ले रहा हूं, और ये इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर सेल, इसके अंदर यानी कि सेल के अंदर यहाँ पर, तो मैं इस तरह से पकड़ रहा हूं, आप समझ में आ पा रहा होगा। इस सेल के अंदर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, एक ये एक ये, तो ये जो सेल है काफी छोटा है। तो इस तरह से जो सेल है, और इन सेल के इस और इसके बीच में, यानी कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में, इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 1 सेंटीमीटर। अब जब इनके बीच में 1 सेंटीमीटर अगर दूरी होगी, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में 1 सेंटीमीटर दूरी होगी, तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ पा रहा है? तो हम इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं यहां पर। देख बेटा, एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ये कोई सेल है। तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी कि इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इसमें जो विलयन भरा हुआ है, इसका जो विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से है सेल। अब इस तरह का, यानी कि जो सेल है वो निश्चित रूप से इस तरह के सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इतनी कम लेने में कठिनाई आती है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होने में भी कठिनाई आती है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए सेल स्थिरांक का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? सेल स्थिरांक का। तो हम इसी चीज को यहां पर नोट डाउन कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जब किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखो, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी बेटा? दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे? एल से। बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद
यानी इसको हम डिनोटेड करेंगे ए से, क्योंकि एरिया बोल रहे हैं, इसको लेंथ बोल रहे हैं। तो क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निश्चित रूप से नहीं होता है। यानी कि ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए सेल स्थिरांक का यूज किया गया। देखते, इसको भी लिख देते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया गया बेटा? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का उपयोग किया गया। यानी इस तरह से ये डायग्राम आपको बना के नहीं आना है। तो मैं यहां से इस डायग्राम को अभी हटाने वाला हूं। इस डायग्राम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया है। तो डेफिनेशन आप यहां से आराम से बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखो ये सेल है, इन सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उस पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि इसको बोलते हैं एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है यानी कि ये कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निश्चित रूप से नहीं ले पाते हैं, तो ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए सेल स्थिरांक का यूज किया गया है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप यहां के बाद में पैराग्राफ बदल दें और लिखें, अतः 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि L, और पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहा हूं, या फिर पूरा लिख लेते चलो, और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे यहां पर लिख रहा हूं बेटा, जैसे L/A, देखो ये क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि L, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि A, ये रहा। इसके अनुपात को क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा x से। तो ये हमारे पास में डायग्राम तैयार हो गया। तो हम इसमें आगे लिखेंगे इसे का मतलब सेल स्थिरांक, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आप इसको ध्यान से देखें, अर्थात करके आप इस फॉर्मूले को लिख देंगे, अर्थात करके ये फॉर्मूला, और इसको दे देते हम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में लिखे हैं कि हम जानते हैं, हमने यानी कि कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं, क्योंकि हम सुपर 50 सीरीज में पूरे क्वेश्चनों को तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सुपर 50 का मतलब ही क्या है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराना, लिमिटेड क्वेश्चन कराना। तो हम जानते हैं
आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। आर बराबर क्या होता है बेटा? रो इंटू एल अपॉन ए। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। आर क्या है? आर का मीन्स है यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर रो का मीन्स है विशिष्ट प्रतिरोध, ए का मीन्स है लेंथ यानी कि लंबाई, और ए का मीन्स है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। उम्मीद है सभी नाम समझ में आए होंगे। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आर का मीन्स है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इस रो का मीन्स है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल का मीन्स है लंबाई यानी कि लेंथ, और ए का मीन्स है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो उम्मीद है ये सभी नाम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए यहां पर देखिए ध्यान से कि L अपॉन ए बराबर में किस क्या लिखा है? x। तो हम L अपॉन ए की जगह पर x पुट आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यहां दिख रहा है? तो देखो ये वाला समीकरण है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए की जगह पर देखो क्या रख रहा हूं मैं, ये तो ये मैंने रख दिया R इक्वल टू रो इंटू एक्स। देखो इसी को मैं यहां पर लिखता हूं R इक्वल टू रो इंटू एक्स। इस x को क्या बोलते हैं बेटा? शैल स्थिरांक। इसको मैंने बताया था R का मीन्स क्या होता है? प्रतिरोध, और रो का मीन्स क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? फॉर्मूला चाहिए हमको शैल स्थिरांक का यानी कि x का। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। देखो R अपॉन ये रो इसके रेशियो में आ गया, रो इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर R अपॉन रो। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया शैल स्थिरांक का। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए। क्वेश्चन में अब ये आगे कह रहा है कि हमको विशिष्ट चालकता का, हमको फॉर्मूला किसका निकालना है? विशिष्ट चालकता का। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र निकालना है। पहले आप यहां तक नोट कर लें, एक बार इसको नोट कर लेंगे। इसको मैं अभी रफ करके दोबारा और आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए बेटा, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। मैं साइड हो जाता हूं, इसको नोट कर लें, या आप इसको पॉज करके लिख लें। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो हमने लास्ट में ये वाला फॉर्मूला निकाला था। तो फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू R अपॉन रो। एक बार मैं इन सभी के नाम बता देता हूं। x का मीन्स है शैल स्थिरांक, चलो इसी को लिख लेते हैं। x का मीन्स है शैल स्थिरांक इक्वल टू, इस R का मीन्स है प्रतिरोध, और इस रो का मीन्स है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ये और ये एक ही फॉर्मूले हैं, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। बस मैंने यहां पर इनका नाम लिख दिया है
एक्स को यानी कि सेल स्थिरांक बोलते हैं, आर को प्रतिरोध बोलते हैं और रो को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम अगर इनके फॉर्मूले देखते हैं इनके, तो इनके फॉर्मूले यानी कि इसका और इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है 1 में है चालकता, और इसका फॉर्मूला हो जाता है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का 1 में विशिष्ट चालकता। ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको याद रखिए। अब देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों फॉर्मूलों की जगह पर ये वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं, ये रख रहा हूं, यानी प्रतिरोध की जगह पर मैंने क्या किया, यानी प्रतिरोध की जगह पर मैंने 1 चालकता यहां पर रख दिया, और विशिष्ट प्रतिरोध की जगह पर मैंने लिखा 1 विशिष्ट चालकता। तो नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमसे विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला चाह रहा है, तो हमको आगे बढ़ाना है। X इक्वल टू R अपॉन रो, इसका नाम प्रतिरोध, इसका नाम विशिष्ट प्रतिरोध। इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, यहां पर लिख देता हूं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, 1 में चालकता। दूसरा फॉर्मूला क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1 विशिष्ट चालकता। तो यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला 1 चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का हो जाएगा 1 विशिष्ट चालकता। अब आपको इसकी जगह पर और इसकी जगह पर यानी कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की जगह पर फॉर्मूला रखना है, और इस x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं हम बेटा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो आप वैल्यू पुट आउट करेंगे, इस वैल्यू को उठाइए और आप यहां पर रखिए, और इस वैल्यू को उठाइए आप यहां पर रखिए, और सेल स्थिरांक अपनी जगह पर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, हमें 1 में चालकता अपॉन 1 विशिष्ट चालकता। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमको इतना तो पता है, मैथ में पढ़ा है कि आप इस फर्स्ट का यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड का 3rd से। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया, नया फॉर्मूला बन जाएगा सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता अपॉन चालकता। ये नया फॉर्मूला बन गया। अब हमको देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब हम इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुणा। क्या करेंगे बेटा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुणा करेंगे।
जब आप इनका कैंची गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, इसका आप मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से, तो बनेगा विशिष्ट चालकता इक्वल, देखो सेल स्थिरांक इनटू क्या हो जाएगा बेटा, चालकता। ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, यानी इस फॉर्मूले के बारे में कह रहा था कि विशिष्ट चालकता, देखो इसका क्या निकालना था, सूत्र, तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला आ गया सेल स्थिरांक इनटू चालकता। अब ये क्वेश्चन में आगे और क्या बोल रहा है कि हमको सेल स्थिरांक का निर्धारण भी करना है। दो चीजें हमने बता दी, एक तो सेल स्थिरांक बता दिया और इसका फॉर्मूला भी बता दिया। अब तीसरी रिक्वायरमेंट ये है सेल स्थिरांक का निर्धारण, तो आप इसको नोट कर लेना। अब मैं इसको रफ करता हूं। तो आप अगली हेडिंग लगाएंगे ये सेल स्थिरांक का निर्धारण। सेल स्थिरांक के सूत्र का निर्धारण ऐसे भी कह सकते हैं। अब सेल स्थिरांक के सूत्र का निर्धारण किया था कोलराउस नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने n/50 KCl का सॉल्यूशन लिया था और उन्होंने प्रयोगशाला में विशिष्ट चालकता की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फिक्स वैल्यू निकाली, जिसको अगर देखा जाए तो उसको, यानी कि अगर हम मैथमेटिकली उसको प्रूव करना चाहें तो इम्पॉसिबल है, यानी कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस परेशानी को कोलराउस नामक साइंटिस्ट ने दूर किया और विशिष्ट चालकता की उन्होंने फिक्स वैल्यू बता दी 0.002569 ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। आपको याद करने की जरूरत है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि लेबोरेटरी की जो वैल्यू होती है, प्रायोगिक जो मान होते हैं, उनको सिर्फ प्रयोगशाला में ही ज्ञात किया जा सकता है। मैथमेटिकल चीज को हम बोर्ड पर बता सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक मान है उनको तो निकालने के लिए प्रयोगशाला में ही जाना पड़ता है और प्रयोगशाला में वो वैल्यू कैलकुलेट की जाएंगी, प्रैक्टिकल किया जाएगा तब पता लगा पाएंगे। तो हमारे पास, यानी कि बोर्ड पर अगर उसको लिखना है तो हमको वो वैल्यू याद रखनी है जो कोलराउस नामक साइंटिस्ट ने दी है। चलिए लिखते हैं क्या, लिखेंगे कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने n/50 KCl विलियन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विशिष्ट चालकता का सही मान 0.002765 ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स ज्ञात किया, जिसे हम कहां पर रखेंगे, सेल स्थिरांक का जो हमने फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले में, जिसे सेल स्थिरांक के सूत्र में निर्धारित करने पर, यानी कि रखने पर, निर्धारित
निर्धारित किया गया। तब फॉर्मूला क्या बना, देखो बेटा, जो वैल्यू हमें प्रयोगशाला में निकाली जाती है उनको हम, एक वर्ड है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है उसका प्रैक्टिकल किया गया है तब वो वैल्यू निकाली है, उसको हम बोलते हैं प्रेक्षण। तो चालकता की वैल्यू निकाली थी उन्होंने, तो हम लिखेंगे चालकता की जगह पर प्रेक्षण चालकता या प्रेक्षित चालकता। तो वैसे शैल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या था, शैल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता और यहां पर लिखा था बेटा चालकता। तो उन्होंने चालकता के बारे में ही अध्ययन किया, तो हम इसलिए यहां पर लिखेंगे प्रेक्षित चालकता, क्योंकि परीक्षण किया है तब इसके बारे में बताया गया है उन्होंने। तो ये वाला भी फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन शैल स्थिरांक के सूत्र का निर्धारण भी हो गया। उम्मीद है थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, अगर एक बार में परेशानी आ रही तो इसको आप एक बार दोबारा से देखिए, समझ में जरूर आ जाएगा। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ दें। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप पीछे चले जाएंगे नंबरों में। तो ऐसे क्वेश्चनों पर छोड़ना नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हर एक स्टूडेंट करके आए एग्जाम में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।